इन दिस प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। यह टॉपिक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं है, यह उस वक्त के बारे में भी है जब नेशन क्राइसिस में होता है और सेंटर और स्टेट के बीच का बैलेंस हिल जाता है। आर्टिकल 352 कहता है कि अगर नेशन की सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट हो, चाहे वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम था, जो थोड़ा वेग था। क्या डिस्टरबेंस, कितना डिस्टरबेंस, इस वेगनेस का मिसयूज हुआ था 1975 में, जब इमरजेंसी लगाई गई थी बिना किसी आर्म्ड वायलेंस के। इसीलिए 44th अमेंडमेंट ने इसे रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। किसको रिप्लेस करके? इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस करके। तो आर्म्ड रिबेलियन एक ज्यादा स्पेसिफिक और वायलेंट सिचुएशन को दिखाता है। आर्टिकल 352 का मकसद सेफ्टी है, लेकिन इसका मिसयूज भी पॉसिबल है, और यही इसको इतना सेंसिटिव बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जिनके बेसिस पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 352। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। सिर्फ एक्सट्रीमली सीरियस सिचुएशंस में ही इस पावर का यूज होता है। सबसे पहला ग्राउंड है वॉर। ये तब होता है जब इंडिया ऑफिशियली किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में होता है, जैसे 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ। तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। दूसरा ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका मतलब है किसी फॉरेन पावर की तरफ से हॉस्टाइल एक्शन हो, पर बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के। जैसे एक कंट्री हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करे, बॉम्ब्स गिराए, पर ऑफिशियली वॉर अनाउंस ना करे, तो भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस का, पर उसे वेग माना गया, इसलिए 44th अमेंडमेंट बाद इसका आर्म्ड रिबेलियन हो गया। पहले हमने बात कर ली पिछले साइड में इसकी। ये तब होता है जब कंट्री के अंदर कोई वॉयलेंट रिबेलियन या इंसर्जेंसी हो जो नेशनल सिक्योरिटी को सीरियसली थ्रेटन करे। ये नॉर्मल प्रोटेस्ट या स्ट्राइक्स की बात नहीं हो रही है, ये एक फुल ब्लोन वायलेंट थ्रेट की बात है। और एक और जरूरी बात है, प्रेसिडेंट खुद से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता है। वो सिर्फ तब प्रोक्लेमेशन इशू करता है जब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन एडवाइस मिलती है, जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में होती है। इससे इंश्योर होता है कि डिसीजन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के साथ लिया गया। तो ओवरऑल वॉर, एक्सटर्नल अटैक या आर्म्ड रिबेलियन, ये तीन ही सिचुएशन है जहां नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। रिटन एडवाइस पहले नहीं ली जा सकती थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले बिना किसी रिटन एडवाइस के इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी थी प्रेसिडेंट से। पर 44th अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको रिटन एडवाइस प्रेसिडेंट को जब मिलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसके बाद ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है? पहले तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल मिल जाए तो इमरजेंसी 6 महीने तक वैलिड होती है। उसके बाद हर 6 महीने में रिन्यूअल पॉसिबल है, लेकिन पार्लियामेंट से दोबारा अप्रूवल लेना होगा। और एक और इम्पोर्टेंट सेफगार्ड, 44th अमेंडमेंट के बाद कैबिनेट की एडवाइस रिटन होनी चाहिए। पहले यह जरूरी नहीं था, जिसका मिसयूज हुआ। अब ये रिटन एडवाइस का क्लॉज एक ट्रांसपेरेंसी लेयर ऐड करता है। चलिए अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है। नॉर्मली इंडिया एक क्वाजी फेडरल सिस्टम है, जहां सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगती है, ये बैलेंस हिल जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को यूनिटरी बना लेता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि सेंटर बिकम सुप्रीमली पावरफुल। पहली बात, पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का पावर मिल जाता है। वो सब्जेक्ट जो अदरवाइज सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में था, अब पार्लियामेंट के अंडर आ जाता है। दूसरी बात, आर्टिकल 354 के थ्रू फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑर्डर किया जा सकता है। सेंटर डिसाइड कर सकता है कि स्टेट्स को कितना रेवेन्यू मिलेगा और कब तक मिलेगा। तीसरी और शायद सबसे इम्पैक्टफुल बात, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी सेंटर स्टेट्स को किसी भी मैटर पर डायरेक्शन दे सकता है। नॉर्मली ऐसा सिर्फ यूनियन लिस्ट मैटर्स पर होता है, लेकिन इमरजेंसी में ऑल सब्जेक्ट मैटर्स पर डायरेक्टिव जारी हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसे पावर्स एक्टिवेट होते हैं,
तो स्टेट्स की ऑटोनॉमी सिर्फ नाम की रह जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सोल टेम्परेरीली एक सेंट्रलाइज्ड स्केलेटन में बदल जाता है। और यही वजह है कि इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर प्रैक्टिकली यूनिटरी हो जाता है, और ये शिफ्ट सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल भी होता है। अब जरा सोचिए, जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट्स का क्या हाल होता होगा। ये उनके लिए सबसे टफ टाइम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो ऑटोनॉमी मिली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स लेती है वो सेंटर कभी भी ओवरराइड कर सकती है। और कभी कभी तो एक और एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है, आर्टिकल 356 को भी इन्वोक कर दिया जाता है। मतलब अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर मतलब किया जा सकता है। सोचिए, एक तरफ आर्टिकल 352 जहां ऑलरेडी सेंटर के पास एक्स्ट्रा पावर्स है, और ऊपर से आर्टिकल 356 भी, तो प्रैक्टिकली स्टेट की सरकार का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचता है। ऐसे वक्त में फेडरल स्पिरिट ऑलमोस्ट सस्पेंड हो जाती है। जो स्टेट्स नॉर्मल डेज में कॉन्स्टिट्यूशनली सेल्फ गवर्निंग एंटिटीज होती हैं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंशंस बन जाती है सेंटर की। ये सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसलिए इमरजेंसी को लेकर स्टेट्स हमेशा थोड़ा एंग्शियस रहते हैं, बिकॉज एक बार इमरजेंसी एक्टिवेट हुई तो फेडरल सेफगार्ड्स भी टेम्परेरी म्यूट हो जाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये टर्निंग पॉइंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो गई, प्रेस पर सेंसरशिप थी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल भेज दिया गया, जुडिशरी भी न्यूट्रल नहीं थी लोगों के लिए। ये फेज ने हमें ये सिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। अब और इसी आउटरीच की वजह से 44th अमेंडमेंट आया। 1977 के बाद 44th अमेंडमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए। इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रिबेलियन आया, कैबिनेट की एडवाइस रिटर्न में जरूरी हो गई, लोकसभा को पावर मिला कि सिंपल मेजोरिटी से इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है, और हर 6 महीने में रिव्यू कंपलसरी बनाया गया। ये रिफॉर्म सिर्फ प्रोसीजर नहीं थे, दे रिस्टोर्ड द फेथ इन डेमोक्रेसी। अब ये सब पढ़कर एक बड़ा सवाल, और ऑनेस्टली काफी अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर फेडरलिज्म को सैक्रिफाइस करना सही है। इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो पूरा सिस्टम एक शिफ्ट आता है, एक सेंट्रलाइजेशन का इंपल्स होता है। जैसे ही कंट्री क्राइसिस मोड में जाती है, वहां एक नेचुरल टेम्पटेशन होता है कि सारी पावर सेंटर के पास आ जाए। स्टेट्स की ऑटोनॉमी एक सेकेंडरी कंसर्न बन जाती है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को याद रखना पड़ता है। फेडरलिज्म सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि मल्टीपल आइडेंटिटीज का एक अमेलगमेशन है। हर स्ट्रक्चर की अपनी हिस्ट्री है, कल्चर है, प्रॉब्लम्स है। और जब हम फेडरल स्ट्रक्चर वीकन करते हैं तो हम उन सभी आइडेंटिटीज को एक तरह से सप्रेस करते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता तो है अंडर आर्टिकल 352, लेकिन उसके साथ एक इम्प्लिसिट प्रिंसिपल दिया गया है, पावर के साथ रेस्ट्रेंट, अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि रूल ऑफ लॉ सप्रेस हो गया, सस्पेंड हो गया। इसका मतलब ये है कि हम टेम्पररीली एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। इंडिया यूनाइटेड होती है जब हर रीजन, हर लैंग्वेज, हर आइडेंटिटी को अपनी जगह मिलती है, नॉट व्हेन एवरीथिंग इज ब्रॉट अंडर वन रिजिड रूल बुक। तो जब हम इमरजेंसी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स का एनालिसिस करें, हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्ट्रेंथ देता है, लेकिन उस स्ट्रेंथ का मिसयूज रोकने का विजडम भी सिखाता है। एंड दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, how it behaves in times of stress, not ease. तो आर्टिकल 352 एक डबल एजेड स्वॉर्ड है।
ये प्रोटेक्ट भी कर सकती है और सप्रेस भी। आखिर में जिम्मेदारी उन पर है जो पावर चलाते हैं बेसिकली, और उन पर भी जो पावर को समझते हैं, जैसे कि हम। हमेशा याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग उसे समझने वालों की सोच होती है।